नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति पर बोलना थोड़ा ज़रूरी भी लग रहा है। पिछले करीब 10 दिनों से जो वहाँ घटनाक्रम हो रहा है, उसे देखते हुए महाराष्ट्र की ओर सारे देश का ध्यान लगा हुआ है। और क्यों न हो, कुछ खबरें ही वहाँ से ऐसी छन कर आ रही है, निकल कर आ रही है कि मानो फिर से कोई एकनाथ शिंदे बनने की ओर अग्रसर है। और वो जून माह में, जो 2022 के जून माह में जो एक शिंदे साहब ने वहाँ भूचाल लाया था, पूरी की पूरी शिवसेना को अपने कब्जे में लेकर, क्या उसी भूचाल की ओर फिर से सुप्रिया ताई ने इशारा तो नहीं किया था अपने बयान के जरिए? उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा था कि 15 दिनों में महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आने वाला है। हालांकि साथ में उन्होंने दिल्ली का भी नाम लेकर कहा था कि वहाँ भी आने वाला है। अब आज जो वहाँ पर हुआ, उसे देखकर थोड़ा भूचाल को लेकर जो हमारी आपकी मानसिकता बनी थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा ये हुआ है, वो हमारी मानसिकता जो बन रही थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। क्योंकि आज मुंबई के घाटकोपर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में जो खटकने वाली बात थी वो ये थी कि यहाँ हमारे दादा अजीत पवार नहीं थे। कहा जा रहा है कि उनको इस शिविर में आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि दादा ने कहा कि वो चूँकि पुणे में व्यस्त हैं एक कार्यक्रम में, इसलिए उस शिविर में भाग नहीं ले पाए। मगर बात ऐसी नहीं है। जो खबरें आ रही है निकल कर, उससे ये लग रहा है कि शरद पवार ने एनसीपी में उन्हें एक तरह से किनारे कर दिया है। अब आप तो ये बखूबी समझ सकते हैं कि शरद पवार साहब एकनाथ शिंदे की घटना के बाद से किस कदर चौकन्ने हो गए हैं। क्योंकि शिंदे साहब जो 40 विधायकों को अपने साथ लेकर सूरत गए, फिर वहाँ से गुवाहाटी गए और गुवाहाटी से फिर गोवा होते हुए मुंबई आए, और उन्होंने अपनी सूझबूझ से शिवसेना को, या शिवसेना का नाम और उसका सिंबल अब हथिया लिया, यानी पूरी पार्टी को पर कब्जा कर लिया। तो मामूली आघात नहीं था एमवीए के लिए, क्योंकि एमवीए की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार जिसे कहते हैं। उस सरकार में कांग्रेस भी थी, एनसीपी भी थी, और मुख्यमंत्री शिवसेना के थे उद्धव ठाकरे साहब। और इन 40 विधायकों के मुंबई से उड़नछू होने की कानो कान खबर तक शरद पवार साहब को नहीं हुई थी। तो तब से वो बेहद सतर्क और सावधान हो चले हैं। जहाँ भी थोड़ा सा खटका लगता है पार्टी में फूट का, वो बेहद सावधानी से कदम उठाते हैं। अब आप तो भी भूले नहीं होंगे कि 2-3 दिन पहले ही अजीत पवार साहब के बीजेपी से हाथ मिलाने की खबरें सारी मीडिया में छाई हुई थी। उस दौरान, उसके 2-4 दिन पहले कहा भी था, शरद पवार साहब ने स्वयं कहा था कि कुछ लोग एनसीपी छोड़कर जाना चाहते हैं,
तो हम उनको नहीं रोकेंगे, उनकी मर्जी है। मगर उसके बाद से ही जो स्थितियां बननी शुरू हुई और जो मीडिया में खबरें आने लगी कि भाई हमारे दादा यानी अजीत पवार साहब ने करीब 35 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त एक पत्र तैयार कर लिया है और वो राज्यपाल को कहिए राजभवन में देने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर हालांकि जब ये बात पूछी गई शरद पवार साहब से तो उन्होंने मीडिया वालों से यही कहा कि ये आपके मन की कल्पना है, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। मगर उनको भी तो आहट तो लग ही गई थी। आहट लगने का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने विधायकों से, उन असंतुष्ट विधायकों से जिनमें थोड़ी नाराज़गी थी, उनसे फ़ोन पर बात करना शुरू कर दिया, उनकी राय लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद उन्होंने आज मुंबई के घाटकोपर में कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में बीएमसी के चुनावों पर, पार्टी को मजबूत करने पर, आने वाले अन्य चुनावों पर चर्चा होनी थी, चर्चा हुई। मगर जो बात यहाँ जो सबको अखर रही थी, इवन कार्यकर्ताओं को भी अखर रही थी, वो ये थी कि अजीत पवार साहब इस शिविर में आमंत्रित नहीं किए गए थे, बल्कि मंच पर उनके नाम की कोई कुर्सी भी नहीं रखी गई थी। तो इससे ये संदेश निकल कर बाहर आया, हो न हो शरद पवार साहब दादा को किनारे करने के लिए मानसिक रूप से तैयारी कर चुके हैं। हालांकि वहाँ प्रफुल्ल पटेल, सारे बड़े नेता जिनमें प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, शरद पवार साहब की बिटिया सुप्रिया सुले, इसके अलावा जयंत पाटिल और तमाम बड़े नेता, जितेंद्र आव्हाड वगैरह, उनको सबके सब थे सिवाय दादा को छोड़कर। अब इसके लिए चाहे दोनों ओर से जितनी सफाई दी जा सकती है दी जा रही है, मगर ये बात तो निश्चित रूप से बेहद खटकने वाली थी राजनीतिक रूप से। राजनीतिक गलियारों में इसकी तमाम चर्चा भी हो रही है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारे अजीत पवार साहब 1982 में राजनीति में आए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह आए वो, और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी समझदारी से, अपने सूझबूझ से पार्टी में अच्छा स्थान हासिल कर लिया। हम कह सकते हैं कि भाई शरद पवार के बाद दूसरे नंबर के नेता यदि किसी को कहा जा सकता है तो वो अजीत पवार साहब ही है। एक आध दो बार नाराज़गी में अजीत पवार साहब ने शरद पवार साहब से दूरी बनाने की कोशिश की। यदि हम कहें तो 2019 के चुनाव के समय उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य में सरकार बनाने की कोशिश की, जो कि 72 से 80 घंटे तक ही चली, जिसमें वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, जो कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था महाराष्ट्र में, जबकि वो चुनाव शिवसेना और भाजपा युति ने मिलकर लड़ा था और उसको सरकार, उसके लिए जनता ने जनादेश भी दिया था। उस जनादेश को नकार कर उद्धव ठाकरे चूँकि देवेंद्र फडणवीस से दूरी बना चुके थे, तभी ये आनन फानन में सरकार बनी। इसको एक रणनीति का हिस्सा बताया गया एनसीपी की तरफ से कि भाई वहाँ चूँकि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन था और शरद पवार साहब ने बड़ी चतुराई से एक अपनी रणनीति के तहत कि वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटाने का यही तरीका हो सकता है, इसलिए उन्होंने अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए भेजा था। जो भी हो, इस बात का खुलासा तो धीरे धीरे हो भी रहा है। इसको लेकर कई पहलू से बातें भी हो चुकी है। शरद पवार हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार हो, उन्होंने अपनी तरीके से खुलासे भी किए हैं। तो दोस्तों, जो राजनीतिक भूचाल की जिस संभावना को लेकर हम आतुर थे, वो कहीं क्षीण तो नहीं पड़ गया, मगर मेरी नज़र में वो क्षीण नहीं हुआ है। वो इसलिए कह रहा हूँ, आप याद कीजिए
जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, एमवीए के, महाविकास आघाड़ी के जब मुख्यमंत्री बने थे, तो संभवतः शिवसेना का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा था। उस स्थापना दिवस समारोह में जो उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द जो चंडाल चौकड़ी थी, जो नेता थे जो उनको घेरे रहते थे, उन नेताओं ने कुछ ऐसी कोशिशें की, या उद्धव ठाकरे एवं उनके पुत्र आदित्य ठाकरे ने भी ऐसी कोशिशें की कि एकनाथ शिंदे को उस कार्यक्रम में नज़रअंदाज किया गया, उनके साथ दूरी बनाई गई, उनके साथ थोड़ा जो भी कहिए अपेक्षित व्यवहार होना चाहिए वो नहीं किया गया। और उसी का नतीजा था कि एकनाथ शिंदे ने पूरी की पूरी शिवसेना को अपने कब्जे में ले लिया। उस चीज़ को उन्होंने मन पर ले लिया। नहीं तो उद्धव ठाकरे के लिए वो बहुत आदर रखते थे, सम्मान रखते थे। उनकी कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने की कोशिशों के बावजूद वो उसको सह गए, उसको इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। मगर जैसे ही उस समारोह में उनका अपमान कहिए, अनादर कहिए, किया गया, उन्होंने सारा का सारा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया राज्य का। आज के इस कार्यक्रम को देखकर मुझे उस कार्यक्रम की याद हो आई, और वो ये स्वाभाविक है। यदि शरद पवार ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने अपने इस कदम से कहीं अजीत पवार को एनसीपी में किनारा लगाने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि वो उनका एक भ्रम साबित हो। क्योंकि पवार साहब अभी भी एमवीए के 126 विधायकों के विधानसभा में विपक्ष के नेता है। तो ये तो मानकर चलना होगा कि, और वो अपने जो उनका काम करने का तौर तरीका है या कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने का जो उनका शुरू से ही ये रहा है, बर्ताव रहा है, उसको देखते हुए हम तो ये मानकर चल नहीं सकते कि उनसे सारे के सारे विधायक दूर हो गए हैं, इसलिए दूर कर दिया है कहिए शरद पवार साहब ने। तो ये मानने की कोई ठोस वजह नज़र नहीं आती। हो सकता है अभी थोड़ा सा सन्नाटा रहे। कहते हैं ना कि तूफान आने की पहले की एक शांति हो। कहा जा रहा है कि अजीत पवार साहब पुणे में किसी अखबार के कार्यक्रम में व्यस्त होने के नाते वहाँ गए थे, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए। और उनके एनसीपी के प्रवक्ताओं का तो ये भी दावा है कि भाई पुणे का जिम्मा अजीत पवार साहब के कंधों पर ही है, इसलिए पुणे में उनका खास लगाव है, और पुणे में ही अगले चुनावों को देखते हुए वो अपने कार्य को बाकायदा मजबूती से कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुप्रिया ताई सूले के शब्दों में अभी कुछ दिन और है उस भूचाल को आने में, तो हमको भी अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।